नेपाल वह राष्ट्र जिसे विश्व शांत हिमालय की भूमि कहकर सम्मान देते हैं, आज उसी नेपाल में जिहादी मानसिकता अपने नुकीले पंजे फैलाती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी ने आपको बता दें कि महिलाओं की स्वतंत्रता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर ना किया जाए, महिलाओं को समान अधिकार मिले और दफनाने की परंपराओं पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथियों को यह बात नागवार गुजरी और इसी बयान को मुद्दा बनाकर मुस्लिम आयोग के नेता आजम खातून सामने आई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले मंच पर प्रधानमंत्री को धमकी दे डाली। बता रहे हैं कि आजमा खातून कहती हैं कि हमें चुप नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो काट मार कर देंगे, नेपाल हमारा है, हम सड़क पर उतरकर अशांति फैलाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शब्द ही है या खुली चेतावनी? जी हां, ये जिहादी मानसिकता का भयावह सच है जो अब नेपाल में भी सिर उठाने लगा है। सबसे बड़ी बात, आजमा खातून ने दावा किया है कि नेपाल में मुस्लिम आबादी 40 लाख है, जबकि 2021 की आधिकारिक जनगणना यह कहती है कि यह आबादी सिर्फ 15 लाख थी। यानी कि 4 साल में 25 लाख मुस्लिम कैसे बढ़ गए? यह प्रश्न नहीं, यह नेपाल की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा है। सुदर्शन न्यूज दशकों से यह कहता आया है कि नेपाल में अवैध घुसपैठ हो रही है, भारत नेपाल के खुले बॉर्डर का दुरुपयोग हो रहा है और अचानक बढ़ती विशेष आबादी किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। वहीं इस पूरे मामले पर नेपाल के हिंदू संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि मुस्लिम आयोग को तुरंत भाग करो और आजमा खातून पर देशद्रोह का केस चलाओ, घुसपैठ की राष्ट्रीय जांच हो और गलत पाए जाने वालों को देश से निष्कासित किया जाए। लेकिन नेपाल की स्थिति और बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नेपाल को अब सिर्फ भारत के SIR कानून जैसे कठोर कानून चाहिए? नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था वो अजय था, स्थिर था, सुरक्षित था, लेकिन जैसे जैसे वामपंथी राजनीति ने पकड़ बनाई उसी अनुपात में कट्टरपंथी विचारधाराएं नेपाल की सत्ता में और सड़क पर दोनों जगह हावी होने लगी। प्रधानमंत्री को खुले मंच पर धमकी देने लगे, अशांति भड़काने की घोषणा करने लगे, डेमोग्राफी को लेकर मनमाने आंकड़े पेश करने लगे। यह आंदोलन नहीं, यह नेपाल को अस्थिर करने वाले कट्टरपंथ राजनीति का खतरनाक रूप है। आज नेपाल का सवाल यही है कि क्या वह अपनी हिंदू पहचान और शांत चरित्र को बचा पाएगा या वामपंथ के सारे खड़े कट्टरवादी नेटवर्क नेपाल के भूगोल और मनोविज्ञान दोनों पर कब्जा कर लेंगे। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि धर्मले महिलामाथि हिंसा गर त भन्दैन। पुरानो अरबियनहरूको सिस्टम हुन्छ जहाँ कि मुसलमानहरूको अहिले हामी प्रवृत्ति र उनीहरूको व्यवहारहरू हामी मुसलमानहरूबाट देख्छौँ। त्यसो हेर्दाखेरि यति अन्यायपूर्ण देखिन्छ, जिउँदै लगेर महिलालाई गाड्ने ताड्ने अहिले त्यो दिएको छ। कतिपय मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा महिलालाई आजादी नदिने, पढ्न नदिने पनि अहिले देखिएको छ। कतिमा त उदार पनि छ। तर पहिलेको तपाईहरुको मुस्लिमहरुको तपाईको पहिलेको अरेबियन कालकाहरू हेर्नुहुन्छ भने सुडानमा महिलाहरू डाक्टर हुने, इजिप्टमा महिलाहरू डाक्टरको पेशा अपनाउने, महिलाहरू चाहिँ प्रपर्टीमा धन सम्पत्तिमा बलिया, महिलाहरूले चाहिँ मतलब प्रशस्त सम्पत्ति पाउने र अलिकति बहुविवाहहरू भयो भने त्यसलाई नराम्रो नमान्ने त्यो कल्चर चाहिँ त्यो बेला थियो। अब बिस्तारै बिस्तारै गएर प्रताडित हुँदै गए। माथि दंगा फसाद मचाइरहेको छ। अहिले तराई प्रदेशतिर हेर्नुस् कति ठाउँमा कति दंगा फसाद दिएको छ। एउटा जातिको नाममा, धर्मको नाममा हरेक ठाउँमा मुसलमानमाथि आक्रमण गरिएको छ। तर पनि मुसलमान मौन छ। इस्लाम भनेको एउटा शान्ति प्रतीक हो। इस्लामको बारेमा नबुझिकिन जताभात बोल्नु भनेको यो गलत हो। यो कुरालाई उहाँले तुरन्त आफ्नो बोली वापस गरेर उहाँले माफी माग्न पर्छ। यत्रो 40 लाख मुसलमान छन्, मुसलमानलाई कहिले पनि कमजोर नठानियोस्। हमारे देश की सम्माननीय प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी ने जो वक्तव्य दिया है महिलाओं के विषय पर लेकर के, जिस पर मुस्लिम समुदाय इतना भड़का हुआ है नेपाल का, ये अत्यंत दुखद है और अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है हमारे देश में। और जिस प्रकार से उनको फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, संचार माध्यमों द्वारा जितनी गालियां उनको दी जा रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने देश के प्रधानमंत्री के विषय में ऐसा बोलना वास्तव में कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपराध इस प्रकार से भी है
दूसरी बात आती है कि जिस प्रकार मुस्लिम आयोग आज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और खुलकर हर एक मुस्लिम आज विरोध कर रहा है और गलत डाटा के साथ विरोध कर रहा है। आज नेपाल की कुल जनसंख्या हमारी पौने 3 करोड़ की है। पौने 3 करोड़ जनसंख्या में 5.9% हमारे 2078 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या है, जो लगभग कुल पॉपुलेशन में 14 लाख के आसपास हमारे उनकी देश में जो रिकॉर्डेड जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की 14 लाख है। लेकिन उसके बावजूद आज मुस्लिम आयोग का दावा है कि वो लोग 40 लाख है। तो ये कहीं न कहीं निराधार है। मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए अपने देश के बारे में, अथवा बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कहीं न कहीं। आज ये घुसपैठिए हमारे देश में बैठ करके इस प्रकार से विभिन्न आयोग के द्वारा, विभिन्न एनजीओ आईएनजीओ के द्वारा फंडिंग लाकर ये पूरी तरह से हमारे समाज में आज उपद्रव मचा रहे हैं। अगर हम देखें, जो हमारे मुस्लिम आयोग की महिला हैं वो बोल रही हैं कि अगर हम 40 लाख मुसलमान उतर गए, रोड पर आ गए, तो सोचना चाहिए कि यहाँ पे नेपाल में क्या हो सकता है। तो मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी कि उनको ये भी याद रखना चाहिए कि आप जिस देश में रहती हैं, जिस देश का खाती हैं, वो पवित्र भूमि हिंदू सनातन की भूमि है, हिंदू सनातन की तपोभूमि है और वहां पर आज भी 85% हिंदू रहता है। जो ओमकार परिवार देखेंगे तो 90-91 परिवार ओम को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। ऐसे देश में रह करके आप उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। ये देशद्रोह है, ये बात क्लियर हो चुका है। जय सिया राम, जय सनातन धर्म। मैं कृष्ण सनातनी हिंदू सम्राट सेना नेपाल का केंद्रीय उपाध्यक्ष। अभी एक माइनर एक्सीडेंट के कारण से मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। अभी मैं स्वस्थ हूँ, मगर मेरा देश स्वस्थ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें एक मुस्लिम महिला ने क्या बोला था कि हमारे देश में 40 लाख मुसलमान हो गया है और 40 लाख मुसलमान को कुछ आपत्ति होगा तो हम लोग मारने और मरने के लिए तैयार हैं। मगर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 विक्रम संवत 2078 के अनुसार से हमारे इस्लाम धर्मावलंबी का जनसंख्या 14,83,060 जनसंख्या है। उसका मतलब 5.09%। 5.09% में 14,83,000 लगभग 15 लाख होता है। तो ये 4 वर्ष में 2021 और 2025 अभी चल रहा है, तो ये 4 वर्ष में 25 लाख कैसे बढ़ गया। और मैं नेपाल सरकार को और ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि विक्रम संवत 2063 और 64 में जो नागरिकता बांटा गया है उस पर छानबीन हो और जो आदमी सही में नेपाल का है उसको रखा जाए, जो घुसपैठिया है उसको निकाला जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अभी जानना और समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार जो जनसंख्या बताई जा रही है और कायदे में जो आंकड़े आए हैं वो बहुत अलग है, यानी कि घुसपैठ हुई है, ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात कही गई, जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने बात बोली, उसके बाद खुले मंच पर इस तरीके की धमकी देना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाता है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने, उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार नेपाल की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक है प्रियदर्शी रंजन जी। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुस्लिम स्कॉलर हैं सहर नकवी जी। सहर जी, स्वागत आपका। और काठमांडू से हमारे संवाददाता सुबोध कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले सुबोध, मैं आप ही का रुख करूंगा। एक बार विस्तार से बताइए, जैसे ही सुशीला कार्की जी ने ये बयान दिया उसके बाद से ही जो मुस्लिम समुदाय के वहां पर लोग रहते हैं वो साफ तौर पर मारने पीटने और काटने की धमकी दे रहे हैं। स्थिति क्या बनी हुई है? तो बता दें कि जिस तरह से नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद में जिस तरह वहां पे सत्ता पलट हुई थी, वर्तमान में ये सुशीला कार्की जी जो है, जो वहां के पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनके हाथों में जब से सत्ता गया है, तो कल एक अपना जनता को संबोधन में सभी देश के बारे में या जितने भी नेपाल के गणतंत्र में जो भी जाति है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी को अपना बातें अपना रख रही थी। उसी बीच में जब मुस्लिम पे बातें आई तो उन्होंने समुदाय के बारे में कि अब और भी देश में महिलाओं को जैसे जैसे आजादी है, बहुत महिला मुस्लिम से डॉक्टर भी हो रही हैं, उनको भी आजादी है। और बहुत ऐसे देशों में, खाड़ी देशों में, जो कि बुर्का पहनने पे पाबंदी लगाया जाता है और जिंदा में गाड़ दिया जाता है। उसी तरह हमारे नेपाल में अब इस तरह की नहीं चलेगा, उस तरह अपना वक्तव्य रखा था, बातें रखी थी।
इसी बीच में उनका जो बातें सुनकर और किसी भी जाति धर्म को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं हुई। प्रधानमंत्री है, सम्मानीय है, और ये मुस्लिम महिला जो आजमा खातून है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुला चुनौती नेपाल में प्रधानमंत्री को भी दे डाली। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अपना बात तुरंत वापिस ले, नहीं तो हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं, सड़क पर आके इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2078 की बात करें, विक्रम संवत 2021 साल की बात करें, तो वहां सरकारी डेटा के हिसाब से आपको देखा जाए तो 5.9% लगभग 15 लाख की जनसंख्या है, 15 लाख की। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो गलत यहाँ पर बताए गए। कृष्ण देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब भारत नेपाल में भी मारने, पीटने और काटने की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। जहां पर भी इस तरीके के मुसलमान पाए जाते हैं, वहां पर ये मार काट की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? देखिए, वहाँ का क्या सिस्टम है, वहाँ की सरकार ने जो ऑर्डर किया है पर्दे को लेकर या मुसलमान को लेकर, तो वहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं वहाँ का प्रशासन संभाल सकता है। लेकिन हाँ, ये गलत हो रहा है कि किसी भी लेवल पे मार काट और क्राइम का रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए। कहीं पर भी मार काट किसी के साथ होती है तो दुख का विषय है ये कि कोई मारा जा रहा है, किसी का खून खराबा हो रहा है, खून बह रहा है। ऐसे में माहौल तो हर जगह खराब हो जाता है। कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे नहीं मतलब होता, मरता इंसान है ऐसी लड़ाइयों में। तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह का कोई भी मारपीट, मारकाट जैसी धमकी देना ही गलत है। वो मुसलमान दे तो भी गलत है, हिंदू दे तो भी गलत है। गलत चीजों को मैं गलत कहूंगी। हाँ, प्रशासन से मैं नेपाल हो या भारत हो ये भी कहूंगी कि संभालना चाहिए इस चीजों को, कि जनता विद्रोह ना करे, जनता किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना करे। छोटे मोटे मसले हों तो जनता के समाधान कर दिया जाए और इस तरह से विवादित बयान ना दिया जाए किसी भी तरीके से, जिससे पीस को, सामाजिक पीस को कोई भी नुकसान पहुंचे। लेकिन सैर जी, आप जब भी आप या फिर जितने भी मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं टीवी पर, चाहे वो कोई भी चैनल हो, हमेशा ये कहा जाता है कि चलिए ठीक है, मान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है या फिर ये ऐसी परिस्थिति बन रही है, लेकिन कर तो आप ही के मजहब के लोग रहे हैं ना। हर तरफ मुसलमानों की बदनामी हो रही है, मार काट, ये सब चीजें सामने आ रही है, चाहे कोई भी जिहाद हो या फिर ऐसी स्थिति हो। इस पर कहीं ना कहीं आपके मजहब के ऊपर तो उंगली उठेगी। देखिए, मजहब के ऊपर उंगली उठाना सही बात नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी मजहब को पूरे गलत नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे तमाम तरीके के फिरके रहते हैं, लोग अच्छे रहते हैं, लोग बुरे रहते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और इस तरह से एजेंडों से जो एजेंडे इस तरह के उठा दिए जाते हैं, समाज को ही क्षति पहुंचती है, समाज में नफरत का माहौल बन जाता है। तो किसी भी समाज को बार बार गालियां देने से समाज बुरा नहीं हो जाता, बार बार गंदा कहने से गंदा नहीं हो जाता। खराब कहेंगे आप, खराब नहीं हो जाएगा। कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया, पूरी दुनिया में 58 कंट्री है, लेकिन फिर भी कोई मुसलमानों को ये नहीं कह रहा कि सऊदी अरब का मुसलमान खराब है, गंदा है। कोई ये क्यों नहीं कह देता कि दुबई का मुसलमान गंदा है, खराब है। कोई ये क्यों नहीं कह देता पाकिस्तान का मुसलमान गंदा है, खराब है। आखिर भारत के मुसलमानों को क्यों जाया जाता है कि भारत में रहने वाला मुसलमान खराब है। नेपाल की सरकार ने भारत की मीडिया तो भारत की बात करेगी ना, सऊदी की बात थोड़ी ना करेगी। जो भारत में केसेस सामने आ रहे हैं उसी पे तो बात होगी ना। देखिए, भारत के मुसलमानों को रच के बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा चल रहा है भारत के मुसलमानों के खिलाफ कि इनको जिहाद लगता है हिंदू कर रहे हैं, खराब कहने लगेंगे। ये लव जिहाद कौन कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं क्या जी? ये लव जिहाद हिंदू कर रहे हैं क्या? लव जिहाद होता क्या है? आपस में जो बालिग लड़के हैं, वो लड़कियां हैं, वो ब्रेन वॉश करके प्यार मोहब्बत धर्मांतरण कराया जा रहा है, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। देखिए, लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत में हो जाते हैं, लव का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, प्यार का कोई मजहब नहीं होता। और अगर मजहब देख के कोई करे ना तो प्यार नहीं है। अब प्यार मोहब्बत तो सीमा पार भी हो जाता है, लेकिन उस सीमा पार के प्यार मोहब्बत में किसी को ये कहा जाए कि आप नमाज पढ़ो, किसी को ये कहा जाए कि आप बुर्का पहनो, ये तो गलत है और यही होता है, इसलिए इसका नाम लव जिहाद है। भारत में बिना वीजा पासपोर्ट की आई घुसपैठिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। जितने भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, हर जगह से, हर स्थिति में सामने आ रहा है और आपको भी बेहतर पता है, तो उसमें कौन लिप्त पाया जा रहा है? बम ब्लास्ट हो रहा है, उसमें कौन लिप्त पाया जा रहा है? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक लव जिहाद जैसी चीजें बना ली हैं, वरना जब बड़े लोग कर जहां पर आग लगेगी वहीं से धुआं उठेगा ना। ये थोड़ी ना धुआं कहीं भी अपने आप जाएगा। लगाई जा रही है ना मुसलमानों के खिलाफ, तो एजेंडा चला के आग लगाई। कोई मुझे लगता है कोई मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे अदृश्य, रंजन जी, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है
जो सामने आती है, लव जिहाद करती है या कोई भी जिहाद करती है और उसके बाद ये सहर जी कह देती है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। बताइए रंजन हमारे जी। यहाँ की लड़कियां भी आप लोग यहाँ से लड़कों से मोहब्बत कर लेती हैं, तो वो कौन सा जिहाद है? हम तो नहीं कहते कि लव जिहाद किसी मुसलमान ने कहा। कौन हिंदू अच्छा चलिए ठीक है, आप एक चीज बता दीजिए, बहुत साधारण सा सवाल है, बहुत साधारण सा सवाल है, मुसलमान ने किसी भी बहुत साधारण सा सवाल है। जिहाद कर लिया है, आप लोगों को मारा काटा नहीं है। बताइए कि किसी मुसलमान ने तो अपने मजहब में ढकेलने की क्यों, अपने मजहब में ढकेलने की क्या सवाल जरूरत मेरा है? भी है सहर जी से कि ये बताएं कि कोई अगर हिंदू इनको ऑफर करेगा कि आप आ जाइए इधर के रीति रिवाज से बिल्कुल करिए, तो क्या इन पर क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी शहर जी? इसको क्या कहेंगी आप? देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, मैंने आपसी तालमेल प्यार मोहब्बत को बताया कि उसका कोई मजहब नहीं होता। जब इंसान प्यार करता, अगर प्यार किया जा रहा मजहब तो देखकर, अच्छा प्यार नहीं अच्छा अगर ये शहर जी है तो फिर ये बताइए कि उस समय निकाह क्यों कराया जाता है जब प्यार मोहब्बत का मजहब नहीं है? माना फेरे पड़वाइए। जिस वक्त फिर निकाह कुछ कराया जाता है उस वक्त तो बहुत प्यार में अंधे रहते हैं लोग, उस वक्त तो विरोध नहीं करते। जब निकाह कराया जा रहा था आपको लगा, देखिए निकाह आपके हिसाब से गलत है, मेरे यहाँ गलत नहीं है, खतना आपके हिसाब से गलत है, हमारे यहाँ गलत नहीं है। यही बात, जो लेकिन आपके प्यार यहाँ गलत है, मैडम आपके यहाँ मैडम नाचना आपने सही है, शहर हमने विरोध जी किया। नकवी जी आपके यहाँ शहर नाचना नकवी सही है, हमने विरोध जी किया। शहर नकवी आपके जी यहाँ गाना सही है, हमने विरोध किया। हमने आपको कभी बुरा कहा? शहर आप नकवी जी बताइए कि हमने कभी आप पर आपके ये टिप्पणी शब्द करी है। किसी मुसलमान ने? भाई ना, साहब, ना, ना, ना। आप मेरे भाई हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको कभी नहीं, आपके मजहब पे किसी मुसलमान ने टिप्पणी करी कि हिंदू गलत है, सनातन गलत है? नहीं शहर नकवी जी, आपने जो कहा है उसी का जवाब आपने कहा कि प्यार मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। बिल्कुल तो मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है उन बच्चियों फिर को? मुसलमान क्यों बनाया जाता है? सवाल ये है ना शहर जी। जब जिसके मजहब में कोई जा रहा है अपनी खुशी से बदल खुशी से नहीं हो रहा ना, जबरन जरूरी तो अवैध देखिए, धर्म जबरन बोला किसी जाता का है मजहब उसको। परिवर्तन कराया जाए निकाह तब मत तो क्या है? करवाइए। अगर आपकी लड़की अपनी मर्जी चलो, से ठीक बदल है। रही है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक जो जिस पर हम लोग डिबेट करने बैठे हैं कि किस तरीके से नेपाल जैसे देश का इस्लामीकरण हो रहा है या करवाया जा रहा है, और ये सर्टिफिकेट देने की कोशिश हो रही है कि नहीं ये धर्म है, इसी तरीके से चलता है, ये धर्म का मसला है, ये देश का मसला नहीं है। नहीं साहब, ये देश का मसला है। जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रहा है, याद रखना चाहिए, सबको याद होगा कि कुछ दिनों पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज वो नहीं है। छूट मिली सबको उस देश में, तो उसके बाद किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये एक समस्या है। खास करके नेपाल का जो तराई का इलाका है, यानी पहाड़ से निचले जो इलाके हैं, उन जिलों में, उन क्षेत्रों में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ी है वो चिंताजनक है डेमोग्राफी के लिहाज से। देखिए, कोई धर्म के लिहाज लाखों में बढ़ गई, लाखों में बढ़ गई। तो इस तरीके से जब स्थिति बिगड़ती है तो जो लोग पहले से जो लोग रह रहे हैं, जिनकी आबादी 90% है, वो लोग थोड़े चिंतित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, रह सकते ना, रहते हैं ना, भारत में सब जगह रहते हैं, पूरे विश्व में रह रहे हैं। हाँ, सवाल ये होता है कि डेमोग्राफी चेंज होने लगता है तो फिर परिस्थितियां दूसरे तरीके से होने लगती हैं। कुछ दिनों पहले भारत का ही उदाहरण है, भारत में उत्तराखंड में सबको जमीन लेने की इजाजत दी गई थी, खोला गया था, सबके लिए ओपन किया गया था। उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदला। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा रंजन जी कि जिस तरीके से जो खातून है, आजमा खातून, जिन्होंने प्रधानमंत्री को वहां पर धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि यहां पर मुसलमानों की आबादी 40 लाख है, लेकिन जब 2021 में आधिकारिक जनगणना हुई थी तो उस समय 15 लाख भी ये क्रॉस नहीं हुई थी आबादी मुसलमानों की वहां पर। यानी कि 4 साल में लगभग 25 लाख मुस्लिम कैसे बढ़ गए? क्योंकि अगर कोई शिशु पैदा होता है तो उसको पैदा होने में भी लगभग 9 महीने का समय लग जाता है, तो यहाँ पे 4 साल में 25 लाख मुसलमान कैसे बढ़े, ये अपने आप में सोचने का विषय है। में SIR हो रहा है, उससे भाग करके मुसलमान नेपाल तो नहीं चले जा रहे हैं। वो मुसलमान जो भारत के हैं ही नहीं, भारत के भी नहीं है, वो बाहर के देशों के हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, रोहिंग्या हैं, या इनको जो कुछ भी आप नाम दे दीजिए, वो लोग कहीं जाकर के नेपाल तो शरण नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मैं बिहार का एक उदाहरण देता हूं, बिहार के एक इलाके में कुछ लोगों ने मुझे बताया, पुष्ट है या नहीं उसकी पुष्टि, कि असम और ये पश्चिम बंगाल में जब से SIR की हवा उठी है उसके बाद यहाँ चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफी चेंज जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। कृष्णा देवी जी लगातार बनी है। कृष्णा जी, 4 साल में 25 लाख मुसलमान कैसे बसाए गए? ये इस्लामीकरण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 4 साल में 25 लाख मुसलमान बढ़ने का और भी कारण है। एक तो जैसा कि रोहिंग्या
भारत से जब से भगाए जा रहे हैं तब से उनके लिए सबसे आसान रास्ता हो गया है नेपाल में आकर के मंगते जीवन मंगतों के रूप में आते हैं ये लोग। पहले कुछ दिन रहते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ की खाली जमीनों पर कब्जा करते हैं और धीरे धीरे ये लोग पूरी तरह से नेपाल में फैले हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनकी जनसंख्या बढ़ने का कि जब से कुछ नेपाल के ऐसे कानून संविधान में बनाए गए हैं, ये 62 और 63 हमारे यहाँ का जो विक्रम संवत होता है उसमें अभी का लगभग कहा जाए जब से ये हमारे यहाँ प्रजातंत्र आया है उस समय जिनको नागरिकताएं बांटी गई थी तो उन नागरिकता लिए हुए लोगों को वो जन्म सिद्ध नागरिकता दी गई थी और उन जन्म सिद्ध नागरिकताओं के जो बच्चे उनसे मतलब जन्म लिए थे उन व्यक्तियों के कहा जाए तो उनको नागरिकता रोक दी गई थी। लेकिन अभी इस साल कहा जाए 1 साल पहले से ऐसे बच्चों की भी नागरिकता बननी शुरू हो गई जिनके माँ बाप को वो जन्म सिद्ध नागरिकता मिली थी, जिस कारण से भी हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है एकदम अब की बार की जनगणना जब होगी तो देखिएगा यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से होने जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि 40 लाख की संख्या में जनगणना में नहीं है, अभी भी उनकी पॉपुलेशन हमारे यहाँ जनगणना में 5.9 है जिस लगभग 14 लाख के करीब है। कहीं ना कहीं जनगणना जो ये बयान दिया गया है गलत दिया गया, आप कह रहे हैं? बयान पूरी तरह गलत है और मैं अपने वो जो हमारे मुस्लिम आयोग की मोहतरमा है हम उनको ये भी कहना चाहेंगे कि पहले जा करके वो डाटा कलेक्शन करें। ठीक है, कहीं ना कहीं यह है कि साफ तौर पर सिर्फ धमकी देने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का और हमारे संवाददाता सुबोध का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल एक बार फिर से सुशीला कार्की जी को यहाँ पर धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो नेपाल में अस्थिरता जो है वो पैदा की जाएगी। ये सोचने का वाकई में विषय है।